हेलो ट्वेल्थीज। थर्ड पीरियडिक जो हमारा लास्ट वीक हुआ था उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। प्री बोर्ड आ रहे हैं तो हो सकता है ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं तो आ सकते हैं या इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका 1 मार्क का था, इन विच वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज के लिए हमें पहले क्या करना होता है, जो लाइन की इक्वेशन होती है उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि एक्स वाई और z की कोफिशिएंट +1 होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो x का कोफिशिएंट तो +1 है, z का कोफिशिएंट +1 है, बट y का नहीं है। तो इस पार्ट को हम पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि y का कोफिशिएंट -1 है यहाँ पे, तो -1 से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे भी 1 नहीं होता तो उसको 1 बनाते हैं। तो ये बन गया y - 2 अपॉन -3 z/1। अब जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाता है तो जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं डिनोमिनेटर में, दे रिप्रेजेंट डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियो हो गए 2 -3 एंड 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये था। और फर्स्ट पार्ट के ऑप्शन में दिया हुआ था वेक्टर का क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस इस वाले प्रैक्टिस टेस्ट का जो पीरियडिक टेस्ट था उसका टेस्ट सिलेबस था आपका वेक्टर, 3D, LPP और प्रोबेबिलिटी। तो वेक्टर का क्वेश्चन और में था। और पार्ट में क्या पूछा गया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। जो वेक्टर होता है उसमें एक्स और जेड के कंपोनेंट जो होते हैं, मतलब आई जे के कंपोनेंट, वो डिनोट करते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो इसके DR 2 -1 है। तो DR निकालने के बाद हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो DR के कंपोनेंट होते हैं उनका स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, देन 4, देन -1 का स्क्वायर, तो √9, यानी √9 का मतलब हो गया 3। तो 3 आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और पूछा गया है कि के की वैल्यू बताइए। और हमें पता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। यानी हम इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करके 1 के को रख देंगे, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होना चाहिए एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो हम कहेंगे 4 के, 3 के 7, 7 एंड 3 10। तो इनका जो टोटल आ रहा है वो 10 के आ रहा है। तो हम 10 के को 1 के इक्वल रख देते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होना चाहिए। तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/10। तो सिंपल 1 मार्क के अंदर के की वैल्यू पूछी गई थी, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन था LPP का, जिसमें बोला गया है कि ये एक सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस है और इसके कॉर्नर पॉइंट ये आए हमारे पास 2 2 0 0 5 0 3 4 0 5। और बोला गया कि इस वाली इक्वेशन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z px + qy, इसमें मैक्सिमम हमारा 2 पॉइंट पे आ रहा है 3 4 0 5। तो रिलेशन क्या होगा, तो अब हमारा अगर मैक्सिमम जो है 2 पॉइंट पे आ रहा है, इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू अगर वो 3 4 पे आ रही है तो हम 3 4 को सेटिस्फाई पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 3p, x की जगह 3 पुट कर देंगे, y की जगह 4 पुट कर देंगे, ये आई हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। और दूसरे से भी क्या आई, वो कह रहा है 0.5 आ रही है। तो 0p हो जाएगा ये, और 5q हो जाएगा। अब क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है दोनों की दोनों, इसका मतलब है दोनों सेम होनी चाहिए तभी तो मैक्सिमम है। अगर एक कोई ज़्यादा कम होती तो फिर वो मैक्सिमम होती, इक्वल तो नहीं हो सकती थी। इसका मतलब दोनों मैक्सिमम का मतलब है ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम इन दोनों को बराबर रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये 4q में इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 5q में से। तो 3p = आ जाएगा आपके पास q। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन सही हो गई, Q = ये वैसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने इसको MCQ बना दिया था। अदरवाइज डायरेक्ट भी आ सकता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन Q एंड P, ठीक है। तो अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन फिर से प्रोबेबिलिटी का था, 2 मार्क का। यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास है एक क्वेश्चन, हमने A और B को दिया, A के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है उस क्वेश्चन को, और B के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3, सॉरी उल्टा है, ये 1/3 है और B की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब हमने क्वेश्चन दोनों को दिया, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो पहले हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली निकाल लेते हैं कि अगर A के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो ना सॉल्व करने की कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस करके। तो 1 - 1/3, जिसको लिख सकते हैं 2/3। ऐसे B के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से
हाफ माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हाफ। अब एक चीज़ सोचो आप, जब मैं एक क्वेश्चन दो बच्चों को दूंगा तो क्या क्या हो सकता है, ए भी सॉल्व कर दे बी भी सॉल्व कर दे। हो सकता है ए सॉल्व कर दे बट बी सॉल्व ना कर पाए, इंटरसेक्शन मतलब एंड। हो सकता है ए सॉल्व ना कर पाए और बी कर दे, और हो सकता है दोनों बच्चे ही सॉल्व ना कर पाए। तो ये चार पॉसिबिलिटी हो रही हैं जो हम क्वेश्चन अगर बच्चों को इंडिपेंडेंटली देते हैं। अब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मतलब आंसर जरूर आ गया। अब उसने नहीं बोला कि किससे आया, आंसर आ गया। तो आंसर तो मेरे पास यहाँ पे दोनों से आ रहा है, आंसर यहाँ पे मेरे पास एक बच्चे से आ रहा है, आंसर मेरे पास यहाँ पे बी बच्चे से आ रहा है ना। तो यानी इन तीन केसेस में मुझे आंसर तो मिल रहा है ना, चाहे ए से मिले चाहे बी से मिले, यानी आंसर तो जरूर आ रहा है। यानी इसका मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो बजाय तीन केस सॉल्व करने के हम कहते हैं वन में से माइनस कर देते हैं जो बचा केस है, कि प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। अब प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं हो रही, जब दोनों से ही सॉल्व नहीं कर पा रहे, यानी ए भी सॉल्व नहीं कर पा रहा और बी भी सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो हम इसको वन में से माइनस कर देंगे। तो ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 थी, और बी के ना सॉल्व करने की 1/2 थी। तो 1/2 इंटू 2/3 जैसे ही हमने किया, ये माइनस हो गया, तो वन में से 1/3 गया, तो 2/3 हमारे पास आंसर आ गया, जो आएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसमें हमें दो साइड दी हैं। तो इसका तो डायरेक्ट रिलेशन होता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, कि अगर दो साइड्स आपको दी हों तो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और जो रिजल्ट आता है उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का। कैसे निकालते हैं, हम एक डिटरमिनेंट की हेल्प से क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। पहले लिखते हैं आई, फिर जे, फिर के फर्स्ट रो में हमेशा आई जे के आते हैं। फिर जो पहला वाला वेक्टर होता है ए, उसके कंपोनेंट लिखे जाते हैं, इसके कंपोनेंट। तो आई का कंपोनेंट 1, जे का कंपोनेंट -1 और के का 3। फिर बी वेक्टर के कंपोनेंट लिखे जाते हैं, यानी इस वेक्टर के कंपोनेंट 2, -7 और 1। अब इसको डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व कर दिया जाता है, यानी पहले आई कंपोनेंट आएगा, जिस रो में आ रहा है आई उसको डिलीट कर देते हैं ऐसे और ऐसे। तो हमारे पास रह जाएगा -1 और प्लस -1 और प्लस 21, तो 20 हो गया, 20 आई क्या। फिर लिखते हैं जे, जे आएगा 1 -6, ये तो सॉल्व करना आता है आपको, 1 - 6 -5, तो +5 हो जाएगा। फिर के लिखते हैं, के आएगा आपके पास -7 + 2, -7 + 2, तो -5 के क्या। अब इसका हम निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो एरिया जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है इस वाले वेक्टर का, यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इन जो कंपोनेंट्स आए हैं, अब 20, 5 और -5 इसका स्क्वायर करके अंडर रूट में लिख देते हैं। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 5 का 25 और -5 का भी 25। तो मेरे पास आ गया रूट में 450। तो 15√2 जिसको सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि 450 को ले सकते हैं ना, 225 इंटू 2, और 225 15 का स्क्वायर होता है तो बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास एरिया आ गया 15√2 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बेटा, तो 15√2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका जो और पार्ट है वो कह रहा है शो दैट दीज लाइन्स आर कोप्लानर। अब अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो लाइंस हैं इनके जो डी आर है आपस में प्रोपोर्शनल तो नहीं है, तो इसका मतलब पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है, और अगर हमें कोप्लानर शो करना है तो बेसिकली ये इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। तो हम एक तरीका है कि शो कर सकते हैं कि इसको शो कर दें कि ये जो लाइन है आपस में इंटरसेक्टिंग है, यानी शॉर्टर डिस्टेंस 0 है। ठीक है, एक तरीका ये है कि इनके बीच में शॉर्टर डिस्टेंस निकाल सकते हैं और इसका डिस्टेंस को 0 शो कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है हमारे पास कि ना, हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो सकता है कि अगर आपके पास दो लाइंस दी हों, x - x1 और y - y1, और यहाँ पे z - z1, और अपॉन में a1 b1 c1, और ऐसे ही x - x2 y - y2 और z - z2, और अपॉन में a2 b2 और c2।
तो इन बी ये अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उसमें फिर हम कहते हैं कि शॉर्टर डिस्टेंस ज़ीरो होगी, यानी उसको हम मॉडिफाई करके एक नया हमने फॉर्मूला क्रिएट कर दिया है, जो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं कि इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस विल बी ज़ीरो। ये कुछ नहीं है, ये आपका शॉर्टर डिस्टेंस ही है, जिसमें ए डॉट बी A2 - A1 करते हैं तो A2 - A1 ये आ रहा है ऊपर, देन B1 क्रॉस B2 का डॉट पर लेते हैं तो सॉल्व करके ही आ जाता है। तो हम ये सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाने से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक बार देखते हैं फर्स्ट लाइन कहाँ से पास कर रही है। अगर हमारा ध्यान से देखें तो ये है x+3, फर्स्ट लाइन है x+3, तो x+3 को लिख सकते हैं -3, यानी फर्स्ट लाइन पास कर रही है -3 से, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे -3 से, फिर 1 और 5 से। सेकेंड लाइन पास कर रही है अगर आप देखेंगे ध्यान से -1, 2 और 5 से, -1, 2 और 5 से, -1, 2 और 5। तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, पहले हम डिटरमिनेंट लिखते हैं x2 - x1, तो -1 + 3 तो 2 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, और 5 - 5 0 हो जाएगा। फिर फर्स्ट लाइन के डी आर आ रहे हैं नीचे वाले नंबर -3 1 5, और दूसरे पे है -1 2 5। अब हमें शो करना है इसका डेरिवेटिव 0 आना चाहिए, तो एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। डेरिवेटिव सॉल्व करना आता है आपको, पहले 2 लिखेंगे, फिर 5 - 10 तो -5 आ जाएगा, फिर अगला कंपोनेंट -1 तो ये आ जाएगा -15 + 5, और नेक्स्ट तो 0 ही है, इसको छोड़ देते हैं। तो मेरे पास कितना आ जाएगा -10 + 10, तो ये डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, तो हम कह देंगे ये लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग या लाइन्स आर कोप्लानर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 6 क्वेश्चन अगेन प्रोबेबिलिटी बेस्ड था। यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन हैं, 2 बच्चे हैं, या तो बॉय और गर्ल हो सकते हैं वो। अब कंडीशन प्रोबेबिलिटी हमें कुछ पता नहीं है, तो पहले हम एक बार देखते हैं, सैम्पल स्पेस बनाते हैं कि फैमिली में बच्चे कैसे हो सकते हैं। हो सकता है बेटा दोनों गर्ल हो जाए, 2 गर्ल में मैं फर्स्ट मान के चल रहा हूँ एल्डर है फर्स्ट वाले को, और सेकेंड वाले को यंगर, बड़ा और छोटा बच्चा है ना। तो हो सकता है बॉय गर्ल हो जाए, यानी फर्स्ट वन एल्डर वन इज़ अ बॉय, यंगर वन इज़ अ गर्ल, या गर्ल बॉय हो सकती है। इसलिए ये दोनों उल्टे नहीं है, क्योंकि यंगर और एल्डर की बात जब करते हैं तो 2 अलग लगाएंगे। आपके माइंड में आ सकता है कि BG और GB तो सेम बात हो सकती है, बट एल्डर एंड यंगर की बात करते हैं। तो ये 4 पॉसिबिलिटी हमारे पास आ सकती है कि दोनों बॉयज़, दोनों गर्ल्स, फर्स्ट वन बॉय सेकंड गर्ल, या फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि बोथ आर बॉयज़ हो। तो हमने क्या किया, एक A1 को मान लिया कि दोनों बॉयज़ हैं, बोथ आर बॉयज़, और B1 क्या है, जो गिवन दैट है, जो हो चुका है यंगेस्ट इज़ अ बॉय, तो कहेंगे यंगेस्ट इज़ अ बॉय। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी, तो दोनों बॉयज़ हमारे पास है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर हम A की बात करें तो दोनों बॉयज़ की होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, और B यंगेस्ट इज़ अ बॉय जो है, मतलब पहले यंगेस्ट मतलब सेकंड वाला बॉय होना चाहिए, तो सेकंड बॉय यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4। और इंटरसेक्शन क्या हो गया हमारा, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन तो B भी है, तो इसका आंसर 1/4 आ जाएगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए A/B की, अब A/B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B। तो ये आंसर आ जाएगा 1/4 अपॉन 2/4, यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। ये हो गया, हमने स्टेप बाय स्टेप कर दिया। बट इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे बेटा। कैसे, अगर आपसे बोला जा रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों बॉयज़ हैं, बट गिवन दैट यंगेस्ट इज़ अ बॉय, तो अगर मैं बोलूँ ये यंगेस्ट और ये एल्डर की बात करते हैं, ये तो कंफर्म हो रहा है यंगेस्ट इज़ अ बॉय, तो यानी यंगेस्ट बॉय है, तो इसको तो आप कुछ नहीं चेंज कर सकते, यानी इसके यंगेस्ट इज़ अ बॉय की प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई। अब आपको दोनों बॉय होने चाहिए, इसका मतलब है यहाँ पे भी बॉय आना चाहिए। तो जो एल्डर वन है वो बॉय भी हो सकता था और गर्ल भी हो सकती थी, बट हमें क्योंकि दोनों बॉयज़ चाहिए, तो दोनों बॉयज़ होने के लिए इसको बॉय ही होना पड़ेगा, और बॉय होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2, यानी ये जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी के बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे, और स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखा सकते हैं, जो आपको ईजी लगे वो करिए। अगला क्वेश्चन LPP बेस्ड था, जिसमें हमें ग्राफ बनाना था।
तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई लेस देन 4, ठीक है। और एक इक्वेशन दी हुई है हमें x, ये 3 मार्क का क्वेश्चन था तो छोटा सा इक्वेशन दिया था मैंने। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब हम ना इनइक्वलिटी को भी भूल जाते हैं। पहले हम इक्वल टू का साइन देखते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इसके दो तरीके होते हैं बनाने के। या तो आप इसमें दो सॉल्यूशन निकाल सकते हो कि भी एक बार x को 0 पुट कर दिया, एक बार y को 0 पुट कर दिया। नहीं तो आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने x एक्सिस y एक्सिस बना लिया। अब इसकी दो सॉल्यूशन निकालने के लिए या तो आप टेबल बना सकते हैं कि एक बार x को 0 पुट कर दिया, एक बार y को 0 पुट कर दिया, या कोई भी दो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैंने x को 0 पुट किया तो y 4 आ गया, y को 0 पुट किया तो x 2 आ गया, है ना। 2x इक्वल टू 2। x एक्सिस पे ये 2 पे कट करेगा, y एक्सिस पे ये 4 पे कट करेगा। तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया इस तरह से, ठीक है। ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास आ गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन। अब अगली लाइन है x लेस देन इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू 4 ही है। शेडिंग की बात अभी हम करेंगे। तो x इक्वल टू 1 पे सीधी लाइन खींच जाएगी हमारी। तो ये हमारा x इक्वल टू 1 सीधी लाइन खींच गई। अब बात करते हैं शेडिंग की। हम शेडिंग के लिए क्या करते हैं, उसमें कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना होता है हमें कि जो पॉइंट लाइन पे आ रहा है वो लाइन पे वो नहीं पुट करेंगे, और देखते हैं कि वो पॉइंट पुट करने पे इक्वेशन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो शेडिंग, अगर फॉल्स है तो शेडिंग उस पॉइंट की तरफ नहीं जाएगी, अगर ट्रू है तो उस पॉइंट की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे हम आसानी के लिए 0 0 पुट करते हैं। जैसे हमने इसमें 0 0 पुट किया तो 0 प्लस 0 0 लेस देन 4 ट्रू आ रही है। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाली लाइन है इसकी जो शेडिंग आएगी, इसकी शेडिंग आ जाएगी हमारी टुवर्ड द ओरिजिन, क्योंकि मैंने ओरिजिन पुट किया तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने इस तरह से इसकी शेडिंग कर दी। अब x लेस देन 1 है, इसकी शेडिंग की बात करते हैं। इसमें भी 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है, 0 लेस देन 1, तो इसकी शेडिंग भी ओरिजिन की तरफ जाएगी। तो कॉमन रीजन में दिख रहा है कि दोनों में आए। और साथ में एक इक्वेशन और दे रखी थी मैंने कि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर हमें जाना नहीं है। तो कॉमन रीजन जो हमारा आ रहा है, कॉमन रीजन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और हम कहेंगे ये हमारे पास कॉमन रीजन आ गया। ये वाला कॉमन रीजन आ गया आपके पास, इसको मार्क कर देंगे। अब हमें क्या करना होता है, इसके कॉर्नर पॉइंट ढूंढने होते हैं। तो कॉमन रीजन के कॉर्नर पॉइंट कौन से आ रहे हैं यहाँ पे, ए बी सी डी। तो ए मेरे पास आ रहा है कॉमन पॉइंट ओरिजिन 0 0, बी कॉर्नर पॉइंट आ रहा है 1 0, डी कॉमन पॉइंट आ रहा है 0 4, और सी के लिए क्या करेंगे, सी पे एक्स तो 1 है, तो जैसे ही हम एक्स को 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो वाई 2 आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आ गए। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी इसकी 2x प्लस 1 की। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, z इक्वल टू 2x प्लस 1 में ये पॉइंट्स पुट कर देंगे, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट मेथड थ्योरम पता है आपको कि कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आती है। तो हम ये वैल्यू पहले पुट कर देंगे 0 प्लस 0 0, यहाँ पुट करेंगे 2 प्लस 1 2, 1 पुट करेंगे 1, 2 प्लस 4 पुट करेंगे, है ना यहाँ पे। तो हमारे पास आ जाएगा, ये समझ रहे हैं ना क्वेश्चन क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम 1 2 पुट कर देते हैं। तो 1 2 पुट करने पे आ जाएगा आपके पास 2, और ये y है ना। नहीं, हमें इक्वेशन किसको मैक्सिमम करना था, मैक्सिमम इक्वेशन तो करनी थी 2x प्लस वाई को, ये y है। तो 0 0 पुट किया, 0 प्लस 0, 1 0 पुट किया तो 2 आ गया, फिर 1 2 पुट किया तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और फिर 0 प्लस 4 पुट किया तो 4 हो जाएगा। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू दो जगह आ रही है 4 4। तो एक चीज़ को नोट करनी होती है आपने, जब मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास दो जगह आ जाती है तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू तो ठीक है वो 4 होगी, बट वो कहाँ आ रही है, इन दो पॉइंट पे। तो हम दो पॉइंट नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एट ऑल द पॉइंट्स joining the line segment, joining the line segment
1,2 और 0,4, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे करते हैं हम इसके क्वेश्चन को। 8 क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड दी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। तो यानी फैमिली ऑफ प्लेन का क्वेश्चन हो गया। तुम्हारी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगी, फर्स्ट प्लेन, किसी को भी हम फर्स्ट मान सकते हैं, प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करके ना एक्स की कोफिशिएंट्स को अलग कर लेंगे, वाई की अलग और जेड की अलग। तो इसको जब एक्स को अलग करोगे तो ये आ जाएगा एक्स 1+2 लैम्डा, वाई 1+3 लैम्डा और z आ जाएगा 1+4 लैम्डा और फिर -1 -5 लैम्डा इक्वल टू 0। अब लैम्डा निकालने के लिए अलग अलग कंडीशन दी होती है। कभी दिया होता है कि पास कर रहा है किसी पॉइंट से, कभी परपेंडिकुलर किसी प्लेन के, कभी पैरेलल टू लाइन है, कभी एक्स इंटरसेप्ट दिया होता है। वो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, बट यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 2, 1, 1 से पास कर रहा है। तो आप लिखेंगे एज इट पासिस थ्रू 2, 1, 1, तो दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इसमें पुट कर देंगे। तो जैसे आप x की जगह 2 पुट करोगे तो 2+4 लैम्डा, y की जगह 1 पुट करोगे, z की जगह 1 पुट करोगे और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 8 और 3 11, 11 में से 5 है 6 लैम्डा, 1 से 1 कट गया तो +3 इक्वल टू 0। तो 3 को उधर ले जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू होगी -हाफ। और जैसे ही लैम्डा की वैल्यू -हाफ यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0x। उसके बाद यहाँ पुट करेंगे 1 - 3/2 तो 2 - 3 -y/2। यहाँ पुट करेंगे तो 2 माइनस, मैंने एलसीएम सेम रखने के लिए इसको 2 से 4 को कट नहीं कर रहा, तो 2 - 4 -2z और यहाँ पे हो जाएगा -2 और +5 तो +3/2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। क्या आ गई, 0x -y -2z +3 इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। जो इसका और पार्ट दिया था वो हमने बेस थ्योरम का क्वेश्चन दिया था, क्योंकि चैप्टर कंबाइंड थे, कोई भी आ सकता था क्वेश्चन। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है 2 बैग हैं, ठीक है, और हमें एक बैग सेलेक्ट करना और उसमें से हमने 2 बॉलें निकाली, दे आर फाउंड टू बी रेड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड। तो एनसीईआरटी जैसे ही क्वेश्चन है, बट इसमें मैंने 2 बॉलें निकालने के लिए पूछ लिया। तो हमारे पास जहाँ ऑप्शन होती है वो हम E1 E2 मान लेते हैं। तो E1 मान लेंगे फर्स्ट बैग सेलेक्ट हुआ और E2 मान लेते हैं सेकंड बैग सेलेक्ट हुआ। ये लिख देंगे प्रॉपर, फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, सेकंड बैग इज सेलेक्टेड। और कॉमन इवेंट हो जाएगा कि 2 रेड बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग, ठीक है, फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग। अब क्योंकि बॉलें तो रेड निकल चुकी है, यानी ए तो कंफर्म हो चुका है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि फर्स्ट से आए। तो इसका तो फॉर्मूला होता है सीधा सीधा डायरेक्ट A/E1। हमने बेस थ्योरम के ट्यूटोरियल में भी डिस्कस किया था, क्लास में भी कर रखा है। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लिख देंगे। ये जरूर लिखना फॉर्मूला एग्जाम में भी, क्योंकि फॉर्मूले के भी कई बार मार्क्स होते हैं। तो फॉर्मूला मेंशन कर देना चाहिए हम क्या लगा रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हम बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूले इनके भी कर सकते हैं ना, कंसेप्ट के डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट क्योंकि हम बेस थ्योरम से कर रहे हैं तो उसी को फॉलो करते हैं। अब सारा डाटा निकाल लेते हैं। P(E1) मतलब फर्स्ट बैग सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, P(E2) में सेकंड बैग सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। क्योंकि हमारे पास 2 बैग है तो दोनों को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ ऑफ हो सकती है। अब A/E1 मतलब फर्स्ट E1 हो चुका है, यानी फर्स्ट बैग सेलेक्ट हो चुका है, उसमें से रेड बॉल निकले, तो उसमें 2 रेड है, तो फर्स्ट वाली निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/8 हो जाएगी। और फिर यहाँ पे 1/7, क्योंकि देखो आप पहले बैग में 2 रेड और 6 ब्लैक है, तो टोटल 8 बॉल थी, तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/8, और क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये 1/7। इसको कट कर देते हैं तो ये आ जाएगा, 1/28, 1/28 आ गया आपका आंसर। अब A/E2 की बात करते हैं। A/E2 में फर्स्ट रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/8 और अगले की 3/7। इसको भी कट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3/14, तो जिसको मैं 6/28 लिख दूंगा ताकि एलसीएम सेम कर सकें। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो E1/A क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1/2 इंटू 1/22, 1/28 सॉरी, और नीचे से 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1/28 प्लस 6/28। तो 1/2 कॉमन लेके कट गया तो आपका आंसर आ गया 1/7। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें पहले एक प्लेन की डिस्टेंस निकालनी थी इस पॉइंट से, तो बट पहले प्लेन की इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए।
तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमने 3 मेथड करे थे, मतलब इस अप्रोच में कि भी अगर हमें 3 पॉइंट दिए हो तो इसमें हम 3 मेथड से प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। बस सबसे ईजी जो अप्रोच है वो ये है कि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास एक 3 पॉइंट दिए हो तो हम ये फॉर्मूला लगा के सीधा प्लेन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। डिटरमिनेंट जीरो होता है तो इसमें ना ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप पॉइंट किसी को भी ले सकते हैं। तो मैंने ना ये फर्स्ट पॉइंट ले लिया, ये सेकंड और ये थर्ड। तो जैसे ही पुट किया तो x माइनस थ्री, वाई प्लस वन, जेड माइनस टू, और नीचे आ जाएगा 5 माइनस थ्री टू, 2 प्लस वन थ्री, 4 माइनस टू टू, फिर माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर, फिर ज़ीरो और फिर 4। अब इस डिटरमिनेंट को जैसे ही हम खोलेंगे देखते क्या होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास, डिटरमिनेंट तो ओपन करना आता है हमें, x माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा इसका कोफैक्टर 12 माइनस जीरो 12, फिर 8 प्लस 8 16, बट ये नेगेटिव होता है। उसके बाद 0 प्लस 12, तो 12 z माइनस टू हो जाएगा। अब क्योंकि ये इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है तो 4 से भी डिवाइड कर देता है यहीं पे मैं। तो मेरे पास प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई? प्लेन की इक्वेशन आ गई सिंप्लीफाई होके 3x माइनस 4y प्लस 3z, और कांस्टेंट को देखें तो आ रहा है हमारे पास 9, 4 और 6, तो 19 हो गया, इक्वल टू 19 या माइनस 19 इक्वल टू 0। अब इस प्लेन की डिस्टेंस हमें निकालनी है इस पॉइंट से, तो उसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। क्या होता है कि अगर हमें किसी पॉइंट से किसी प्लेन की डिस्टेंस निकालनी हो तो वी कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला। और उसको याद करने का तरीका क्या है कि आप सीधा उस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो डायरेक्टली एक्स वाई जेड की जगह। तो 3 इंटू 6 18, माइनस 20 प्लस 27 माइनस 19 अपॉन में आएगा एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास ऊपर 6, नीचे √34। तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो रेशलाइज कर सकते हो। तो 6 बाई √34 यूनिट्स आपका आंसर आ गया। और लास्ट का और पार्ट तो और भी आसान था, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो हम लेट कर लेंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन है a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन, पॉइंट हमें दे रखा है ना, और c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन प्लेन ऐसी ही पढ़ी थी हमने, ये होती है। उसके बाद ये हमारा प्लेन जो है इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। हमारे प्लेन के जो नॉर्मल है उसके नॉर्मल टू प्लेन है, उसके डी आर है एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट ए बी सी। दूसरा जो प्लेन है उसके जो नॉर्मल होगा उस प्लेन पे, उसके डी आर हो जाएंगे 1 2 3 एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट। और जो तीसरा प्लेन है उस पर जो नॉर्मल उसके कोएफिशिएंट्स हैं 3 3 1। अब वो कह रहा है कि हमारे दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो ये बन जाएगा a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इसको ना वेक्टर फॉर्म में बना दिया, ai bj ck, ये 1i 2j 3k नॉर्मल वेक्टर, और फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। तो ith कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होगा, j से और kth k से। अब ये भी इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो 3a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें कोफिशिएंट्स को सेम बनाना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 1 से। तो ऊपर आ जाएगा 3a प्लस 6b प्लस 9c इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 0। दोनों को माइनस कर देंगे, 3b प्लस 8c इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू आ गई माइनस 8c/3। अब इसको किसी भी क्वेश्चन पुट कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। तो a और माइनस 16c/3 प्लस 3c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a आ जाएगा हमारे पास, ये तो जाके होगा 16c/3 माइनस 9c/3, तो ये आ जाएगा 7c/3। अब आपको क्या करना होता है, ये जो a और b की वैल्यू आई है इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 7/3c, उसके बाद माइनस 8/3c, और z माइनस 2 इंटू सी। तो c तो कॉमन लेके कट जाएगा, c तो कॉमन लेके कट जाएगा,
और 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 7x प्लस 7 माइनस 8y प्लस 24 और प्लस 3z माइनस 6 इक्वल टू 0। मैंने ना 3 एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गई? फाइनल इक्वेशन हो गई हमारे पास 7x माइनस 8y प्लस 3z इक्वल टू 7 और 24 31 में से 6 गया तो 25। तो ये हमारा आंसर हो गया। और आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? वेरीफाई एक तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, दूसरा -1 2 और 3 2 से पास करेंगे। आप पुट करके देख सकते हो सेटिस्फाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार देख लें। -7 -24 और प्लस 6, तो -24 तो -25 हो जाएगा, -25 हो जाएगा। तो इसका मतलब -25 होगा, इसका मतलब ये इसी साइड थी तो गलती यहीं पे पकड़ी गई, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सॉल्यूशन था। इसको एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।